हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे जाके आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। जैसा कि हम लोग एक प्रैक्टिस सेट करेंगे, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की बात करेंगे, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस सेट होता है इसमें हम लोग एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में सारे पूछे गए ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है जो कि हमारा आरआरबी एनटीपीसी में ना पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। जो भी हमारे एग्जाम 2016, 17, 20, 21, 22 में जो भी आरआरबी एनटीपीसी के मतलब कि पेपर हुए जाके उन्हीं में से सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आज के पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक्स और वाई किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 45 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद एक्स कार्य करना छोड़ देता है तथा शेष काम को वाई 39 दिनों में अकेले पूरा करता है। तो एक्स ने कितने दिन कार्य किया? तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग क्या करेंगे कि जो एक्स है वो काम को कितने दिनों में कर रहा है, 45 दिनों में कर सकता है, और जो वाई है वो कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। हमें टोटल कार्य निकालना है तो हम लोग इनका एलसीएम ले लेंगे। 45 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। एक्स के एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी आ जाएगी? 4, 45 को 180 होता है, 60 दिया 180। वाई के एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी आ जाएगी? 3, ठीक। अब वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक्स और वाई कार्य तो एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद कार्य एक्स करना छोड़ देता है, ठीक। तो लास्ट में जो वाई है वो 39 दिन में कार्य करता है शेष कार्य को। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जाके 39 दिनों में वाई 3 की क्षमता से कितना काम करेगा? 39 या 117 होता है, तो वो 117 काम करेगा 3 दिन में। कौन? वाई। अब इसी वाई के द्वारा किए गए कार्य को हम लोग टोटल कार्य में से जब घटा देंगे जाके, तो कितना आ जाएगा? शेष कार्य 63 आ जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब है कि ये जो 63 काम है इसी को तो एक्स और वाई ने शुरू में किया होगा ना, ठीक। तो हम लोग बस ये निकालेंगे इस 63 काम को एक्स और वाई 4, 3, 7 की क्षमता से कितने दिनों में कर देंगे? 60 नहीं या 63, 9 दिन में। तो मतलब ये है कि एक्स ने शुरू में 9 दिन कार्य किया होगा, मतलब कि एक्स कार्य कितने दिन करता है? 9 दिन कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया जाके, वो कह रहा है कि वाई से इस काम को 39 दिनों में करता है, ठीक। तो हमने क्या किया कि 39 दिनों में 3 की क्षमता से वाई के द्वारा किए गए कार्य टोटल कार्य को निकाल लिया, ठीक है ना। 39 दिनों के कार्य को वो 117 काम को करेगा। इसी 117 काम को हम टोटल कार्य में से घटा देंगे तो शेष काम कितना आ जाएगा? 63, ठीक। इसी 63 काम को एक्स और वाई ने शुरू में मिलकर किया होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर 9 आ गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने किया। और ये जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2021 में सीबीटी फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। तो कह रहा है कि एक इमारत, अगला क्वेश्चन हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक इमारत में बनी एक खिड़की तल से 15 मीटर ऊंची है, ठीक। खिड़की से तल पर बिंदु पी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बिंदु पी से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो कहने का मतलब है, मान लिया कि ये कोई एक इमारत हो गई, जाके ये ए बी क्या हो गई? एक इमारत हो गई, ठीक। यहाँ पे मान लिया कि 10 मीटर की ऊंचाई पर एक क्या है? बिंदु सी पर एक खिड़की। ये कितनी हाइट है? 10 मीटर है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि खिड़की से तल पर बिंदु पी का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो खिड़की ये मान लो ऐसी है, बिंदु तल पर ये बिंदु पी है, यहाँ पे अवनमन कोण कितना है? अवनमन कोण ये ले ले हम लोग, या यहाँ पे ये वाला कोण बना दे 30 डिग्री। वैसे ये हो गया जाके अवनमन कोण, ठीक है ना। लेकिन वहां नहीं, हम लोग कोण यहीं पे बनाएंगे, ठीक। और फिर आगे बोल रहा है कि बिंदु पी से शीर्ष के मतलब इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये जो बिंदु पी है, ठीक, यहाँ से इमारत के शीर्ष का जो ये जो उन्नयन कोण है कितना है? 60 डिग्री है, ठीक। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो एक चीज याद रखना, अगर किसी भी त्रिभुज में 30, 60, ठीक है, और 90 डिग्री, ठीक है ना। अगर किसी भी त्रिभुज में 30, 60 और 90 डिग्री कोण बनते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है 1√3
1:2 होता है, ठीक है ना। अगर कोण किस रूप में है, 30, 60, 90 में है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, 1/√3/√2। कहने का मतलब ये है कि 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 होती है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 होगी, और 90 डिग्री के सामने की भुजा कितनी होती है, 2 होती है, ठीक। ऐसे एक अनुपात ये याद रखना कि अगर कभी 45 डिग्री और 90 डिग्री आ जाए, तो 45 के सामने 1 और 90 के सामने √2 होती है भुजा, ठीक। तो ये याद रखना। तो अगर हम लोग इस त्रिभुज में ACP में इसमें देखें, ठीक है, तो 30 यहाँ तो 90 कोण होगा ना, ठीक है, 30, 90, 60 बनना है ना, 30, 60, 90 बनना है, तो 30 के सामने की भुजा तो क्या होती है, 1 होती, जबकि इसमें कितना दिया 10, मतलब कि 1 का 10 गुना है, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पे 30 बनना, तो यहाँ पे 60 बनेगा ना, तो 60 के सामने कितनी होती है, √3, तो 10 का √3 गुना, तो ये भुजा कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी, ठीक। ये भुजा कितनी आ गई, जाके √3 आ गई। अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर ये √3 है, तो अब हम लोग ये वाला त्रिभुज देखेंगे ABP में, अगर ये कोण 60 डिग्री है, तो यहाँ पे फिर 30 बनेगा, तो 30, 60, 90 फिर से इसमें देख सकते हैं। अगर 30 के सामने की भुजा 10√3 है, मतलब 1 का मान कितना दिया, 10√3 दिया है, ठीक। तो √3 का मान मतलब ये टोटल भुजा कितनी हो जाएगी, √3 गुना इसी का हो जाएगी, तो 30 आ जाएगी। 10 का √3 गुना करोगे, मतलब 10√3 का अगर हम लोग √3 गुना करेंगे, ठीक है, तो ये टोटल कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी इमारत की ऊंचाई, ठीक। तो इमारत की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 30 मीटर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बस ये याद रखना जाके, अगर ये कोण होगा तो भुजाओं का रेशियो ये होता है, अगर ये कोणों का अनुपात है, भुजाओं का रेशियो ये होता है, ठीक। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चनों को करते हैं, ठीक है। और ये हमारा RRB NTPC CBT फर्स्ट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन हमारा RRB NTPC CBT फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन 2020 का है। कह रहे हैं कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मान लिया कि इसकी जो लंबाई जो है, ठीक है, और जो चौड़ाई है, ठीक है ना, मान लिया कि इसकी चौड़ाई x है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, क्योंकि वो बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई की 2 गुना है। तो आयत का परिमाप कितना होता है, 2l + b होता है, ठीक, l + b होता है, आयत का क्या होता है, ये परिमाप होता है, ठीक है। तो हमें जो कि क्वेश्चन में कितना दिया, 48 दिया है, ठीक। तो अगर हम लोग l की वैल्यू यहाँ 2x रखेंगे, b की वैल्यू x रखेंगे, 3x और 3x और 2 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हमारा 6x हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 48, x बराबर 8 आ गया, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी लंबाई तो 8 आ जाएगी, लेकिन चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 8 का 2 गुना 16। तो उस एरिया पूछ रहा है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 16 8 कितना हो जाएगा, 128 वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देखो आप लोग ये याद रखना जो कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। और जो आयत का जो परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है, वो कितना होता है, 2l + b होता है। और आयत का आप लोग विकर्ण याद रखना जाके, ठीक है, आयत का विकर्ण कितना होता है, √l² + b² होता है, ठीक। तो ये 3 फार्मूले आयत के, इनको याद रखना जाके, ठीक। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा कह रहा है कि 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर 28 रुपये था, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो कभी भी अगर आपसे कह दे, मान लिया कि उसका कॉस्ट प्राइस CP है, ठीक है ना, या हम लोग 100 मान लेंगे, ठीक। और जब 12% लाभ होता है तो मतलब कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 112 होगा। और जब 4% की हानि होती है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 69, मतलब 96 होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक इनके बीच का अंतर देखें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इनके बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक। जबकि वो क्वेश्चन में कितना कह रहा है, 16 की वैल्यू कितनी दी है, 28 दी है, ठीक। तो हमें क्या करना है, हमें 100% का मान ज्ञात करना है, मतलब कि उसका 100% क्रय मूल्य बताना है।
तो 16 की वैल्यू 28 दी है, ठीक, और 100 का मान बताना है। तो 4 चौको 16, 4 सत्ते 28, ये 25 हो जाएगा, 25 सत्ते 175। तो 175 रुपये की क्या हो जाएगा, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। या आप देखो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपसे कभी कभी अगर जैसे कहते हैं कि प्रॉफिट दोनों कंडीशन में प्रॉफिट परसेंट दे, तो हम लोग वहाँ पे क्या निकालते हैं, या दोनों कंडीशन में लॉस परसेंट दे, ठीक है ना, तो हम लोग वहाँ पे क्या निकालेंगे, उनका अंतर निकालते हैं, ठीक है। या आपसे एक कंडीशन में प्रॉफिट परसेंट कह दे और दूसरी कंडीशन में लॉस परसेंट कह दे, ठीक है ना, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, उन चीज़ों को जोड़ देते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग क्या कर देंगे, जो वैल्यू दी उसके बराबर रख देंगे। जैसे क्वेश्चन में कह रहे थे कि 12% का लाभ होता है, ठीक, जैसे वो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 12% का एक बार प्रॉफिट होता है, एक बार कितना दिया, प्रॉफिट दिया है 12% और एक बार लॉस दिया है 4%। तो एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस है, तो हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को यहाँ जोड़ देंगे, मतलब कि 16%। 16% की वैल्यू कितनी क्वेश्चन वो दी है, 16% की वैल्यू उसने कितनी दी है, ठीक, अंतर मतलब उनके बीच का जो होगा 28 दिया है। अब हमको क्या करना है, 100% का मान, ठीक। तो इस तरीके से भी हम लोग चीज़ों को कर सकते हैं। और ये 25 सत्ते 175, तो ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 12, 18 और 20 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो फोर्थ प्रोपोर्शन जो होता है BC/में A होता है, ठीक है। या तो आप देखो, या तो आप इनके क्या कर लो, और जब फर्स्ट देखो, या तो आप इनके फार्मूले याद कर लो, बाकी फार्मूलों से सबसे अच्छा क्या होता है कि आप ये सोचो कि जब 4 चीज़ें रेशियो में होती है तो A/B बराबर C/D होता है ऐसे, ठीक है ना। आप सीधा ये चीज़ें याद कर लो, सबसे बढ़िया रहता, कोई फार्मूला आपको नहीं याद करना पड़ेगा, ठीक है। कह रहे कि 12, 18 और 20 का चतुर्थानुपाती, तो क्या कह रहे कि 12, 18 और 20 का चतुर्थानुपाती, ठीक है। तो ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, हमसे मतलब कि D की वैल्यू वो पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे सबकी, 12, 18, 20, ठीक, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, ये 10 आ जाएगा, ठीक। तो D बराबर कितना आ जाएगा, चतुर्थानुपाती कितना आ जाएगा, 30 आ गया जाके, ठीक। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। बाकी आप ये भी याद रख सकते हैं कि फोर्थ मतलब कि चतुर्थानुपाती क्या होता है, BC/में A होता है, ठीक है। अगर आपसे मध्यानुपाती पूछ दे कभी, ठीक है, A और B का मध्यानुपाती पूछ दे तो √AB होता है, ठीक है। अगर आपसे तृतीय अनुपाती पूछ दे, ठीक है ना, या कुछ भी पूछ दे, देखो इनमें क्या होता है, आपको फार्मूले याद करने पड़ते हैं, ठीक है। और ये फार्मूले ऐसे कि इनमें कन्फ्यूजन तो होता ही, तो हमेशा आप ऐसे करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर रहेंगी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले सवाल की, और ये क्वेश्चन जो हमारा है RRB NTPC 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि A किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, B A से 25% अधिक कार्यकुशल है, B अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, मतलब B को उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। देखो कह रहा है कि A और B की जो कह रहा है कि B जो है A से 25% अधिक कुशल है, तो 25% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। अगर A की इफिशियंसी 4 है तो B की 1 अधिक होगी, मतलब कि 5 होगी, ठीक। ये क्या हो गया, इनकी इफिशियंसी का रेशियो हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि A किसी काम को 10 दिन में करता है, तो 4 की क्षमता से 10 दिन में टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 10 × 4 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि B इसी काम को कितने दिनों में करेगा, ये पूछ रहा है ना। कह रहा है कि B अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो B 5 की क्षमता से कितने दिनों में करेगा, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, B को करने में कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे जाके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 दिन। और ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन RRB NTPC 2022 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक
6 और 36 है, ये दोनों में से एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF, ठीक है ना। अब हमसे क्या कह रहा है कि अगर उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, ठीक है। लासा मासा कितना दिया है, लासा 36 दिया है और एलसीएम HCF कितना दिया है, 6। तो एक संख्या कितनी बोल रहा है, अगर एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या हमको बतानी है, तो एक संख्या इधर आ जाएगी, भाग हो जाएगा 12, 12 तिया 36, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 18 हो जाएगी, ठीक। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 18। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन RRB NTPC CBT 2 में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हमारा RRB NTPC 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 25,000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष बाद 36,000 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर कीजिए। देखो जब कभी भी ऐसे सवालों में आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों में आपको प्रिंसिपल और अमाउंट दे दे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते, डायरेक्ट प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल लेते हैं। 25,000 36,000 का रेशियो निकालेंगे तो 25 रेशियो 36 आ जाएगा, 0 0 हमारे कट जाएंगे, ठीक। अब देखो वो 2 साल की बात करते हैं तो हम इनका क्या लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं। 3 साल की बात करते हैं तो हम इनका घनमूल ले लेते हैं। 4 साल की बात करेगा तो 4 रूट ले लेंगे, ठीक है। तो जब इनका वर्गमूल लेंगे तो ये 5 रेशियो 6 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, 5 रुपए की राशि 6 हो जाती है, ठीक। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई 5 पर, तो रेट कितनी आ जाएगी, 20% आ जाएगी, ठीक। तो जब भी हमें क्वेश्चन में ऐसा सवाल दे तो हम लोग क्या करेंगे, जाके प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या लेते हैं, हमेशा रेशियो लेंगे जाके, ठीक है। और रेशियो लेने के बाद हम लोग अगर 2 साल की बात करते हैं तो वर्गमूल ले लेते हैं, 3 साल की बात करते हैं तो घनमूल ले लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 160 साइकिलें, ठीक है ना, 5,24,000 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई। कह रहे हैं कि 160 साइकिलें 5,24,000 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई, तो एक साइकिल का क्रय मूल्य क्या था, निकटतम कह रहे हैं कि रुपयों में पूर्णांक ज्ञात करें, ठीक है। उनको निकटतम रुपये में पूर्णांक ज्ञात करना है। तो देखो हमसे बोला कि 10% की हानि होती है, तो जब वो वस्तु को 5,24,000 में बेचता है, ठीक है, तो उसको 10% की हानि हुई, मतलब कि ये कितने की वैल्यू दी है, 90 की वैल्यू दी है, ठीक। 90% का मान, ये हम लोग केवल 90 कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज अभी कट जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 160 साइकिलों का क्रय मूल्य आ जाएगा। जबकि वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें एक साइकिल का क्रय मूल्य बताना है। देखो क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि अगर उसको 10% की हानि होती है, ठीक है ना, अगर उसको 10% की हानि होती है, ठीक, तो मतलब कि वो 90 में वस्तु को बेच रहा है, ठीक। विक्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा, 90, जबकि 90 की वैल्यू कितनी दी है, 5,24,000। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, हमेशा 100% होता है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, ये 160 साइकिलों का क्रय मूल्य है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि एक साइकिल का क्रय मूल्य बताना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 160 से भाग कर देंगे बस, ठीक। तो ये 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कैंसिल हो गए। हम लोग अगर इसको 16 से कैंसिल करें तो 16 तिया 48, ठीक, कितना बचेगा, 4 44 हो जाएगा, 16 दूनी 32, यहाँ बचेगा 12, ठीक। और 12 जीरो 120 हो जाएगा, तो 16 सत्ते 112 हो जाएगा, 8 बचेगा 80 हो जाएगा, 16 5 80, एक जीरो बच जाएगा, तो ये हमारा 16 से कैंसिल हो गया। अब हम इसी चीज़ को अगर 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखो 9 तिरिक 27, ठीक है, और यहाँ 5 बचेगा 57 हो जाएगा, तो 9 छक 54 हो जाएगा, ठीक। यहाँ कितना 3 बचेगा 35, तो फिर 9 तिरिक 27 हो जाएगा, और कितना बचेगा 8 बचेगा, तो 9 8 72, फिर 8 बचेगा 9 8 72, तो ये मतलब कि 36 38.8 आएगा। अब हमसे कह रहे हैं निकटतम पूर्णांक में, तो इस चीज़ को हम लोग 8 को पूरा क्या लिख सकते हैं, 9, ठीक।
तो इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं कि 36,389 लिख सकते हैं, निकटतम पूर्णांक में पूछा है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 36। अच्छा सॉरी, हम यहाँ पे इस 8 को 9 लिख सकते हैं, 3639 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, एक साइकिल का क्रय मूल्य हो गया जाके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि यदि 8 अंक की संख्या, ठीक है ना, 256139A4 11 से विभाज्य है तो ए का मान। देखो 8 अंक की संख्या हमारी क्या है, 256139A4, ये बोल रहा है कि 11 से डिवाइड है। अगर कोई भी संख्या 11 से डिवाइड होती है तो 11 से की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि अगर किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव अंक जो होते हैं, अगर हम लोग उनके योगों का अंतर निकाल ले और वो अंतर हमारा 0 या 11 का मल्टीपल हो तो वो संख्या हमारी 11 से डिवाइड होती है। तो ऐसे ही अगर हम लोग 2 6 8 3 11 प्लस ए, मतलब ये कितना हो जाएगा, 11 प्लस का ए हो जाएगा। ठीक है, और इधर से निकाले 5 1 6, ठीक है, 9 6 15 15 4 19। तो अगर हम लोग इनका डिफरेंस निकाल ले 19 माइनस 11 प्लस ए का, ठीक, तो अगर हमको मान लो इसको 0 लाना है, 0 लाना है तो ए का मान कितना होना चाहिए, 8, तभी तो ये पूरा 0 होगा ना। तो ए का मान कितना आ गया जाके, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2022 में सीबीटी 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो डिविजिबिलिटी रूल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो हमारा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहे कि सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त, ठीक है, करता है। मान लीजिए कि दोनों विषयों के पूर्णांक समान है तो सचिन को दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो देखो अब वो जो सचिन है गणित में 70% और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। मान लिया कि दोनों विषयों का जो पूर्णांक है वो कितना है, 100 है, तो दो सब्जेक्टों तो टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा दो विषयों का, 200 हो जाएगा। अब वो 200 में से एक विषय में 70% और एक विषय में 60%, मतलब कि एक में 70, 100 का 70% 70 ही होगा, दूसरे में 60, मतलब कि वो 130 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, जबकि पूर्णांक कितना है, 200 है। ठीक, तो हमें बस परसेंटेज निकालना है कि उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ठीक, तो 0 0 कट जाए। देखो 1/20 5% की वैल्यू होती है, ऊपर 13, तो मतलब 13 गुना, मतलब कि 13 5 65%। तो 65% क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। ठीक, रुको अभी थोड़ी देर। तो उसका जो ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा वो 65% हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी। देखो 10% की रेट से जनसंख्या बढ़ती, 10% मतलब 1/10, मतलब कि पहले साल अगर जनसंख्या 10 थी तो अब उसमें 1 की वृद्धि होगी, तो अगले साल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ये क्या है, पहले साल की जनसंख्या, ये 11 से मतलब कि दूसरे साल की जनसंख्या है। ठीक है, अब हमसे वो क्या कह रहा है कि अगर ये उसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है, मतलब कि उसकी वर्तमान मतलब कि पहले की जनसंख्या, तो कह रहा है अगले वर्ष की जनसंख्या पूछ रहा है, वर्तमान जनसंख्या मतलब 10, तो 10 की वैल्यू उसने कितनी दी है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 20,000 है। ठीक, तो पूछ रहा है अगले वर्ष उसकी जनसंख्या मतलब 11 की वैल्यू पूछ रहा है, 0 0 कट के 11 दूनी 22, तो 22,000 क्या आ जाएगा, उसकी अगले साल की जनसंख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है कि गणना कीजिए 1112 डिवाइड 139 - 5 का मान कितना हो जाएगा। देखो
अगर हम लोग 1112 और डिवाइड 139 माइनस 5 इसको सॉल्व करना है, तो देखो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग जब 1112 को 139 से जब भाग करेंगे, ठीक है ना, तो हमें ये देखना है कि इसका मान कितना आ जाएगा और माइनस 5, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखो 9 में 9 8 ही 72 होता है, तो इससे हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं कि ये संख्या कितने बार कटेगी। ठीक है, क्योंकि 9 8 72 होता है, मतलब ये संख्या हमारी 8 बार में कट रही है, माइनस को 5 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। और ये चीज़ मैंने अपने प्रैक्टिस सेटों में बहुत ज़्यादा आप लोगों को बताई है कैसे चेक करते हैं। ठीक है, देखो अगर हम लोग 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 एक का 9 9 दूनी 18 9 3 7 ऐसे करके लास्ट में 2 कब आएगा, केवल 9 8 72, मतलब 8 बार गुणा करने पर 9 में ही क्या आता है, मतलब कि 2 आता है लास्ट डिजिट। ठीक, तो ऐसे ये पूरा मतलब कि 8 बार कट जाएगा और 5 को घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे ऐसे ही अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि दूध के एक नमूने में पानी की मात्रा, अगला क्वेश्चन हमारा मिक्सचर का है, मिक्सचर एलिगेशन का, और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में 2021 से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहे हैं कि दूध के एक नमूने में पानी की मात्रा 5% है, नमूने में पानी की मात्रा को घटाकर 2% करने के लिए इसके 10 लीटर मात्रा में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। तो देखो यहाँ पे मिक्सचर किसका है, यहाँ पे जो मिक्सचर हमारा है मिल्क और वाटर का है। ठीक है, और कह रहे हैं कि जो शुरू में 5% ही पानी है, 5% मतलब होता है 1/20। अगर टोटल मिक्सचर 20 है, ठीक है, उसमें एक पानी है, पानी कितना है, 1 है, तो 20 में जब एक पानी है, ठीक है, तो मिल्क कितना होगा, 19 होगा, क्योंकि टोटल मिक्सचर हमारा कितना है, 20 है, और 20 में से जब एक पानी है तो मिल्क दूध कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें कितना दूध मिलाया जाए, ठीक, कि 2% इसमें पानी बचे। ठीक, तो 2% का मतलब होता है 1/50। तो कहने का मतलब ये है कि अगर टोटल मिक्सचर हमारा 50 है, उसमें से एक क्या है, पानी है, तो दूध कितना होगा, अगर मान लें कि इसमें x लीटर दूध मिलाने पर, x दूध मिलाने पर, ठीक है, अगर टोटल मिक्सचर 50 है, उसमें एक पानी है, वाटर कितना है, 1 है, तो उसमें दूध कितना होगा, 49 होगा। ठीक, ये रेशो समझ में आया ना। तो ये चीज़ देखना कि जो चीज़ नहीं मिलाई जा रही, देखो इसमें मिलावट किसकी हो रही, दूध की हो रही, तो पानी तो हमारा सेम रहेगा ना। और वैसे यहाँ देखा जाए तो पानी पहले भी कंडीशन में 1 था, अब भी 1 है, तो इसमें कुछ भी गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो शुरू में मिक्सचर कितना था, 20 था, ठीक है ना, जबकि क्वेश्चन में कितना का 20 की वैल्यू कितनी दी थी, 10 दी थी। ठीक है, अब हम यहाँ ये देख सकते हैं कि पहले मिल्क 19 था, अब कितना हो रहा है, 49, मतलब कि कितना मिलाया गया, 30 दूध मिलाया गया। तो हमें इसी 30 की वैल्यू पूछ रहा है कि कितना दूध मिलाना चाहिए। तो 0 0 कट गया, 2 से काटेंगे 15, मतलब कि 15 लीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 15 लीटर दूध मिलाने पर, ठीक, उसमें जो पानी की मात्रा कितनी बचेगी, 2% बचेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 54 सेंटीमीटर और प्रत्येक भुजा बराबर भुजा की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। देखो अगर हम लोग इसको देखें, जो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है ना, तो अगर हम लोग इस फिगर को देखें, मान लो कि ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों बराबर भुजाएं हैं और ये बेस आधार है। ठीक है, और आधार हमको कितना दिया है, ये कितना दिया है, 45 दिया है। ठीक है, और अगर हम लोग यहां से ये देखें ऐसे, अच्छा इसका आधार कितना दिया है, जिसका आधार 54 है, ये 45 नहीं, ये हमको 54 दिया है। ठीक है, और आधार से इधर की अगर ये हम लोग शीर्षलम जब डालते हैं, ठीक है ना, तो इधर की दूरी आधी होती है, इधर भी आधी होती है, ये 27 बचेगा और ये भी 27 बचेगा। ठीक है, और ये दोनों भुजाएं 45, ये 45 है तो ये भी 45 है।
ठीक है। देखो जो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो आधार तो हमको 54 दिया है। ठीक है, हमें हाइट निकालनी है बस। तो हम लोग हाइट कैसे निकालेंगे? ये जो हाइट है ये निकालनी है। देखो यहाँ पे एक चीज ये देखना, ये क्या है? 3 9 27 है, मतलब 3 का 9 गुना है। ठीक, और ये जो 45 है ये कितने का 9 गुना है? 5 का 9 गुना है। तो 3 5 4 का एक ट्रिपलेट नहीं होता है, तो ये 4 का 9 गुना कितनी हाइट हो जाएगी? 36 हो जाएगी। ठीक है ना। देखो आप लोग ट्रिपलेट याद रखना जाके, ठीक है ना। ज़्यादातर ट्रिपलेट ही आ जाते हैं कि जैसे मतलब एक 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। ठीक, तो ये 3 का कितने गुना है? 9 गुना, ही तो 27 है। और ये 45 क्या? 5 का 9 गुना है। तो हाइट कितनी? ये भी 4 का 9 गुना 36 हो जाएगी। ठीक, तो हम लोग इसको 36 लिख सकते हैं। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 18। अब इसका गुणा कर दो। 18 चौको 72 के, 2 हाथ से 7, 18 पचे 90, 7 97। ठीक, तो 972 ठीक सेंटीमीटर दी है। हाँ, वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग ट्रिपलेट से इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो बाकी अगर इसका जो फार्मूला हाइट का होता है √a² माइनस का b²/4 होता है। इससे हम लोग हाइट भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और जहाँ पे a क्या होती है? समान भुजा होती है, और ये जो b होती है हमारी बेस होती है। इस फार्मूले से भी आप हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन आप ट्रिपलेट याद रखो बस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि मान लीजिए, देखो उसने क्वेश्चन ये दिया है कि 2⁻³ / 4 = 2। ठीक है, और फिर दिया है 4⁻4 / 8 = 32। और वो आपसे पूछ रहा है कि 6⁻2 / 4, इसका मान आपसे पूछ रहा है। देखो ये क्या है, जाके अगर हम लोग इसको देखें तो ये बस इसको सॉल्व करोगे तो 4 ये 2 आ जाएगा। ये से ये देखें तो रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाएगा जाके ना। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 8 को 4 से काटोगे 2 आ जाएगा। ऐसे ही इसको 16 × 16 को 8 से काटोगे तो 32 आ जाएगा। 36 को 9 से 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, ये कोई रीजनिंग का क्वेश्चन है, मतलब जो इसमें आ गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा क्वेश्चन जो RRB NTPC 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि 4 घंटियां सुबह 8 बजे एक साथ बजना शुरू होती है। ठीक है, और प्रत्येक क्रमशः 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड और 8 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो 7 घंटों, ठीक है ना, की पाली में कितने बार एक साथ बजेंगी? तो देखो हम लोग क्या करेंगे, जब जाके हमें टोटल टाइम कितना दिया है? 7 घंटे। ठीक है, और हमें कितने कितने अंतराल पर 4 घंटियां बाज रही हैं? 5 6 7 8 सेकंड, मतलब कि 5 सेकंड, ठीक है, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड के अंतराल पर मतलब कि बाज रही हैं। तो हम क्या निकालें? इनका एलसीएम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 7 6 और 8 का एलसीएम 24 और गुणे 5 × 7, ये एलसीएम हो जाएगा इनका। ठीक है, अब हमें टोटल टाइम कितना दिया? 7 घंटे। ये सेकंड में निकला एलसीएम, तो हम इस घंटे को सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? ठीक, 60 × 60। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? टोटल सेकंड निकल आएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? जाके इनके इस टोटल टाइम को इस एलसीएम से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, और एक हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि जब शुरू में ये बाजती है तो इनमें कोई टाइम नहीं लेती है। जब पहली बार एक साथ बाजती है तो इनमें कोई टाइम नहीं होता, इसीलिए हम लोग एक को जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से 12, देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और एक 0 बचेगा। ठीक है, तो 1 0 5 दूनी 10, 1 0 भी कट जाएगा, तो 30 1 31, मतलब कि वो 31 बार बजेंगे जाके 7 घंटे में। हमेशा हम लोग एक एक्स्ट्रा लेते हैं
क्योंकि वो जब पहली बार बजती है तो कोई टाइम नहीं लेती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी, इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो, सॉरी हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन RRB NTPC CBT फर्स्ट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि यदि √3 tan 2 थीटा √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0 है, ठीक। तो बोल रहा है कि tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ से एक चीज़ ये निकाल सकते हैं कि अगर हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग 3 इधर ले आए तो √3 नीचे आ जाएगा, 3 से √3 कट जाएगा, √3 आ जाएगा, हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं कि tan 2 थीटा बराबर √3, ठीक। और ये √3 tan कितने का मान होता है, tan 60 का मान होता है, ठीक। तो फिर 2 से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2 से भाग कर देंगे तो थीटा बराबर यहाँ से 30 डिग्री आएगा। तो बस यही थीटा का मान 30 डिग्री यहाँ पर रख देना, मान आ जाएगा। तो जब हम लोग tan थीटा बराबर 30 डिग्री रखेंगे तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। ऐसे sec 30 का मान कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और माइनस sin 30 का मान 1/2। अब जब हम लोग इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम लोग 2/3 लिख सकते हैं, 2/3। इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 -3, ऊपर 1 बचेगा, इधर 6, 1/6 आ जाएगा। 1/6 क्या हो जाएगा, 1/6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो हमारा RRB NTPC CBT फर्स्ट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यदि दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा। देखो उसने जब हमें त्रिज्याओं का अनुपात, अगर जब पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, मतलब कि A1/A2 होगा, वो कितना हो जाएगा, R1/R2 का होल स्क्वायर, मतलब कि त्रिज्याओं के अनुपात का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और त्रिज्याओं का अनुपात हमको कितना दिया है, 2:3 दिया है। तो 2:3 का जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, 2/3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4:9 आ जाएगा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की, और ये लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है मतलब कि एवरेज क्या है, और RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक कक्षा में 29 छात्रों का औसत 48 kg है। यदि कक्षा अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 1/2 बढ़ जाता है, तो कक्षा अध्यापक का भार किलोग्राम में कितना है। देखो हम ये कह सकते हैं कि देखो 29 छात्रों का औसत भार कितना है, 48 kg है। अब एक ही याद रखना कि जब किसी नए पर्सन के आने से अगर भार में, औसत भार में वृद्धि होती तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, मतलब जो पुराना एवरेज था उसके आगे प्लस लिखते हैं, ठीक है। पहले 29 लोग थे, अब कितने लोग हो गए, 30 लोग हो गए। अगर उसके आने से औसत कम होता तो हम लोग यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि औसत भार में 1/2 की वृद्धि होती है, तो हम लोग यहाँ प्लस ले लेंगे। पहले 29 लोग थे, अब कितने हो गए, 30 लोग हो गए, और प्रत्येक में 1/2 की वृद्धि हो रही तो 1/2 का गुणा कर देंगे, ठीक। 2 से काटेंगे 15 बार कट जाएगा, 48 और 15 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक। तो जो कक्षा अध्यापक होगा उसका भार कितना हो जाएगा, 63 kg होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखो आज के क्वेश्चन में ये बस यही सारे हमारे सवाल थे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जो क्वेश्चन होते हैं जाके सारे के सारे मैंने आप लोगों को RRB NTPC 2000 मतलब जो भी प्रीवियस पेपर है उसमें जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन लिए, ठीक है। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जरूर जुड़िए, और मैं सारे के जो भी हमारे 30 प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक है ना, अभी मतलब कि 2016, 17, 20, 21, 22 में RRB NTPC के 30 प्रैक्टिस सेट हैं, वो सारे मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब